Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPs, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover part third of the topic Vedic Age. लास्ट सेशन में हम लोगों ने चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अथर्ववेद में जो है, जो प्रीस्ट मंत्रास की चैंटिंग करते हैं उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं। आफ्टर दैट आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, देन गोपद ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम उपनिषद के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है प्रिलिम्स कठोपनिषद के बारे में एंड मेनी मोर थिंग्स को जो है हमें कवर करना है यहाँ पे। देन हम कुछ प्रिलिम्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सभी के सभी जो है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं सभी पॉइंट से कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड देयर वेरी मच चांसेस की जो भी कमिंग एग्जाम्स है वहाँ पे इन पॉइंट से क्वेश्चन जरूर बने। इनिशियली आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चले एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। यहाँ से लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था उपनिषद से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए सबसे पहले देखते हैं वो क्या चीज है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। पहला पॉइंट लिखा होता है, उपनिषद लिटरेचर इज नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट्स अ फिलोसफी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि पिछले सेशन में एक क्वेश्चन था कि उपनिषद जो लिटरेचर है वो किस प्रकार का लिटरेचर है, क्या रिलीजियस स्क्रिप्चर है या फिर जो है फिलोसफी है, क्या चीज है, ये पूछा हुआ था। तो सही आंसर क्या था बच्चों, हमारा फिलोसफी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वहां पर पूछा था, उपनिषद से जुड़ा हुआ। द फिलोसफी of Upanishads does not oppose any school of thought, religion, or interpretation of the scriptures, but its method for explaining its concept is unique। तो वहां भी हम लोगों ने यही देखा था कि यहाँ वहां पे बताया गया था कि जो भी फिलोसफी है उपनिषद की वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट, किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर को जो है अपोज नहीं करते हैं, बट जो इनका मेथड है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का वो जो है बच्चों यूनिक है। और जो शब्द मोक्ष है, सल्वेशन है, वो वेद में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला। सबसे पहले मोक्ष का जो मोक्ष शब्द को जो इसके बारे में जो डिस्कस किया गया था वो उपनिषद में ही डिस्कस किया गया था। मोक्ष का मतलब लिबरेशन, ये सभी बच्चों को पता है। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो वर्ड सेल्वेशन है या फिर जिसे आप हिंदी में जिसे आप मोक्ष भी कहते हैं, सेल्वेशन कहिए, मोक्ष कहिए, ठीक है। तो क्या इसका इस शब्द का जो है इस शब्द के बारे में आपको वेदास में देखने को मिल रहा है या फिर इसके बारे में सबसे पहले आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा। तो बच्चों वेदास में इसके बारे में, मोक्ष के बारे में, सेल्वेशन के बारे में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। बट हाँ, जब आप उपनिषद की बात करते हैं तो सबसे पहले मोक्ष के बारे में, सेल्वेशन के बारे में उपनिषद में ही आपको देखने को मिलता है। The continuous cycle of life and death is not the actual aim of human soul. According to the Upanishads, the core of our self is not the body or the mind, but the Atma। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था जो उपनिषद से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हम कठोपनिषद की तरफ जो है, कठोपनिषद की तरफ उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। उपनिषद जो है क्या है, वो बुक है किस पे, रिलीजन पे, योग पे, योग पे, लॉ पे या फिर फिलोसफी पे। तो अभी तक जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े उसको पढ़ने के बाद सभी बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं कि फिलोसफी, ये जो बुक है वो फिलोसफी पे आधारित है। उपनिषद ये जो लिटरेचर, ये रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है बट ये फिलोसफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी भी स्कूल ऑफ
ऑफ थॉट को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर को अपोज नहीं करता, बट जो इसका मेथड है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का वो यूनिक है। उपनिषद मीन्स pupils sit near the teacher to learn from him about the secret डॉक्ट्राइन। तो आप देख सकते हैं उपनिषद का मतलब क्या है। उपनिषद का मतलब है कि जो पीपल है, जो उनके स्टूडेंट है, वो अपने टीचर के पास बैठते हैं, उनसे जो है सीखते हैं अबाउट द सीक्रेट डॉक्ट्राइन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, अगेन वही क्वेश्चन पूछा हुआ था। मेन थीम ऑफ उपनिषद इज, ऑप्शन आपके सामने दिया, सोशल स्ट्रक्चर, फिलोसफी, लॉ। इससे जिन बच्चों को नहीं पता है वो हो सकता हो कि सोशल स्ट्रक्चर पर टिक कर दे या फिर चारों ऑप्शन में से कुछ भी टिक कर दे, बट अभी जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा उसके माध्यम से आप सभी बच्चों को पता है कि जो मेन थीम है उपनिषद का वो क्या है बच्चों, फिलोसफी। और ये किसी रिलीजन किसी स्कूल ऑफ थॉट का अपोज नहीं करता, बट जो मेथड है इसका किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का, वो जो है बच्चों यूनिक है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला पॉइंट जो है, हम लोग सेल्वेशन और मोक्ष की जो बात कर रहे थे, कह रहा विच वन द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट द सेल्वेशन। कौन सा वैदिक लिटरेचर जो सेल्वेशन यानी कि मोक्ष के बारे में बात करता है, ऋग्वेद, लेटर संहितास, ब्राह्मण्स या फिर उपनिषद। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि वैदिक वेद में जो है इस सेल्वेशन के बारे में नहीं बताया गया, बट जब सबसे पहली बार मोक्ष या फिर सेल्वेशन के बारे में या फिर लिबरेशन के बारे में बताया गया है वो है उपनिषद। ध्यान रखिएगा। चलिए इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जो है हम अपने जस्ट की तरफ मूव करेंगे। द वर्ड सेल्वेशन और मोक्ष is not used in the Vedas। अभी हम लोगों ने देखा it was firstly discussed in उपनिषद, ये भी देखा। मोक्ष का मतलब लिबरेशन था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। जो कंटिन्यूस साइकिल है लाइफ और डेथ की, is not the actual aim of the human soul। जो ह्यूमन सोल है बच्चों, उसका जो आप कह सकते हैं जो एम है वो ये नहीं है कि कंटिन्यूस साइकिल जो चल रही है जीवन और मृत्यु की, यही जो है मेन एम नहीं है, बट जो मेन एम है बच्चों वो है मोक्ष का, आप कह सकते हैं लिबरेशन। अकॉर्डिंग टू द उपनिषद द कोर ऑफ द आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा और सोल। चलिए अब हम जो है एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं, यूपीएससी की 1997, यूपी पीसीएस 1999, देन यूपी यूडीएलडी 2002, उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है हमारे पास, अ फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम। तो देखिए नचिकेत और यम के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो आपको बच्चों कठोर उपनिषद में देखने को मिलेगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब हम आते हैं कठोपनिषद की तरफ, जो जिस्ट हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज हम कुछ पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कठोपनिषद के बारे में, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा काउ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक पीरियड में किसको अघन्य कहा गया है। तो गाय को जो यानी कि काउ को जो है अघन्य कहा गया है। अघन्य का मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता, मीन्स नॉट वर्दी टू बी किल्ड। चलिए अब हम आते हैं कठोपनिषद की तरफ। कठोपनिषद या फिर कठोपनिषद इज अ स्टोरी ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन यम लॉर्ड ऑफ डेथ। ठीक है, यमराज, आप सभी लोग को पता है ये लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेत द यंग 12 years old बॉय हु लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। देखिए बच्चों, जो कठो उपनिषद है पूछा हुआ है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि किसके किसके बीच में जो है डायलॉग है, ये स्टोरी है कन्वर्सेशन बिटवीन द यम एंड नचिकेत। नचिकेत कौन थे? 12 साल के जो है एक 12 years ओल्ड बॉय थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया
क्या खोज में, उनको सर्च करना था। मृत्यु का मतलब क्या है और उसके बाद, ठीक है। इन द सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड, दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन ऑफ द उपनिषद कॉल्ड कथा उपनिषद और कथो उपनिषद, ठीक है। और यहाँ पे जो यम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यमराज मीन्स लॉर्ड ऑफ डेथ की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब अगले पॉइंट, सत्यमेव जयते तो सभी बच्चों को पता होगा। मुंडको उपनिषद में जो है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है बच्चों। देखिए क्या लिखा था, फ्रेज सत्यमेव जयते, द संस्कृत वर्ड टेकन फ्रॉम द मुंडको उपनिषद। यहाँ से ये सीधे क्वेश्चन पूछा है, सत्यमेव जयते जो फ्रेज है ये कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ्स, it was adopted as the national motto of India। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो सत्यमेव जयते जो ये फ्रेज है संस्कृत में, ये जो है किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से जो है ये लिया गया है। उसके बाद बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि नेशनल मोटो ऑफ इंडिया क्या है। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया क्या है बच्चों, सत्यमेव जयते। ध्यान रखिएगा ये छोटे 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 बच्चों को भी पता होगा। आप तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज पता ही होगा कि व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, सत्यमेव जयते, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। It is inscribed in the script at the base of the national emblem। national emblem आप सभी लोगों को पता होगा, वहां पे उसके बेस पे जो है बच्चों ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जो है 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1915। तो हम लोगों ने देख लिया कि सत्यमेव जयते से क्या क्वेश्चन पूछता है। अभी जब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये मुंडको उपनिषद से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। सत्यकाम जबाला is a boy and later a Vedic sage, ठीक है। ये सत्यकाम जबाला, जबाला ध्यान रखिए कि ये is a boy and आगे चल करके यही एक जो है वैदिक सेज बनते हैं, who first appears in the chapter 4 of ancient Hindu text छंदोग्य उपनिषद, ठीक है बच्चों। The phrase तमसो माँ ज्योतिर्गम्य is originally mentioned in बृहदारण्यक उपनिषद। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य ये जो है ओरिजिनली कहाँ मेंशन किया गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सत्यमेव जयते का देखा कि मुंडको उपनिषद में मेंशन किया गया, उसी प्रकार से तमसो माँ ज्योतिर्गम्य जो है बच्चों बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन किया गया। कहाँ मेंशन किया गया है बच्चों, बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन किया गया है, ठीक है। उपनिषद में बच्चों ये मेंशन किया गया है तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ये जो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य जिसके बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, जिसके बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन किया गया है, इसका मतलब होता है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अंधेरे से जो है उजाले की तरफ जाना, उजाले की तरफ जो है हमें ले जाना, और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इस तमसो माँ ज्योतिर्गम शब्द का मतलब क्या होता है। चलिए हम आगे आगे मूव करते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है तमसो माँ ज्योतिर्गम जो ओरिजिनली मेंशन है बृहदारण्यक उपनिषद में, इसका मतलब होता है लीडर्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लीडर्स फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। तो हम लोगों ने
यहाँ पे उपनिषद के बारे में पढ़ा, कठोपनिषद के बारे में पढ़ा। अब हम जो है बच्चों पुराण के बारे में पढ़ेंगे। पुराण आर द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म। देयर 18 पुराण। तो पूछता है कि कितनी पुराण है, टोटल नंबर ऑफ पुराण जो है पूछता है कितनी है। तो 18। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में इस बात को फिट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कितने पुराण है, तो 18 18 पुराण है। अब कौन कौन से पुराण है, पुराणों के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता हो 4 ऑप्शन दे, उसमें से एक जो है पुराण, ये जो 18 पुराणों के नाम हम यहाँ पढ़ना है उसमें से एक जो है वो पुराण का नाम ना हो, और यहाँ से पूछ ले कि इसमें कौन सा जो है 18 पुराणों में से एक नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। या फिर 4 ऑप्शन में से आपके सामने ABCD करके AB या फिर ACD ऐसे करके पूछे कि कौन कौन से जो है इसमें से पुराण में आते हैं। तो हमारा पहला पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, तीसरा भागवत पुराण, चौथा भविष्य पुराण, पांचवा ब्रह्मनंद पुराण, छठवा ब्रह्म वैवर्त पुराण, सातवां ब्रह्म पुराण, आठवां वामन पुराण, नौवां वाराह पुराण, 10वां विष्णु पुराण, 11 वायु पुराण, 12 अग्नि पुराण, 13 नारद पुराण, 14 पद्म पुराण, 15 लिंग पुराण, 16 गरुण पुराण, 18 अब देख सॉरी 17 स्कंद पुराण, 18 कूर्म पुराण। चलिए एक बार जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टोटल हमारे को 18 पुराण है, उनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से हम रिकॉल कराएंगे कौन कौन से पुराण है। मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मनंद पुराण, ब्रह्मंद पुराण, ब्रह्मंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, देन ब्रह्म पुराण, देन वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण एंड कूर्म पुराण। ठीक है बच्चों, ये जो टोटल आपके सामने 18 पुराण है, इसमें से जो श्रीमद् भगवतम इज कंसिडर्ड एज अ क्राउन जेल ऑफ ऑल द लिटरेचर। यहाँ पे हम लोगों ने भगवत पुराण देखा था, तो इसमें से जो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, यहाँ सब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे पास टोटल 18 पुराण है, उन 18 पुराण में से जो है किस पुराण को जो है क्राउन जेवल ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर कंसिडर किया जाता है। तो श्रीमद् भगवत पुराण को जो है, श्रीमद् भगवत को जो है क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर कंसिडर किया जाता है। इसको आप नोटेड डाउन कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच पुराण इज कंसिडर्ड एज crown jewel of all the Vedic literature? Srimad Bhagavad Puran. Srimad Bhagavad Gita, it was originally, just wait a few seconds. Srimad Bhagavad Gita was originally written in Sanskrit language, often referred in short as Gita. ठीक है बच्चों, तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं जो ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, अब श्रीमद् भगवत गीता को के समय शॉर्ट में जो गीता कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता, देयर आर 700 वर्सेस इन दिस हिंदू स्क्रिप्चर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने वर्सेस जो है इस श्रीमद् भगवत गीता में है। 700 वर्सेस है इसमें। और क्या श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत? तो हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता। अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। महाभारत हैज, अभी हम लोगों ने क्या देखा, श्रीमद् भगवत गीता इज द पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। ठीक, जब अब हम बात करते हैं महाभारत की, हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े जो कि संस्कृत लैंग्वेज में, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत ओरिजिनली हैज ओनली 8800 श्लोक्स एंड इट्स ओरिजिनल नेम इज जया और जय संहिता। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आया है। क्वेश्चन है कि क्या महाभारत का ओरिजिनल नेम जया है या फिर क्या महाभारत का ओरिजिनल नेम जया संहिता है?
तो आप लोग अभी जो भी बच्चे मेरी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ, जया और जया संहिता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने श्लोक जो है महाभारत में है। तो 8800 श्लोक जो है महाभारत में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओरिजिनली जो है महाभारत में 8800 श्लोक थे। ठीक है। एंड ओरिजिनल ओरिजिनल नेम जो महाभारत का था बच्चों वो क्या था? जया था, या फिर जो है आप कह सकते हैं जया संहिता था। देखिए, हम इनिशियली अगर आप बात करेंगे ओरिजिनल 8800 श्लोक्स थे, और आज के अब समय की बात करते हैं महाभारत टुडे हैज 1 लाख श्लोक्स एंड इज बिलीव्ड टू बी रिटन इन बाय द सेज व्यास। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 पॉइंट आ रहा है कि महाभारत ओरिजिनली हैज only 8800 श्लोक्स and Mahabharata today has 1 lakh श्लोक्स which is believed to be written by the sage वेद व्यास। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो हाँ बच्चों, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ हम लोग ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पढ़ा, थोड़े से पॉइंट्स हम लोगों ने महाभारत से जुड़े हुए डिस्कस किए। अब हम देखेंगे पुराण हैज 5 कैरेक्टरिस्टिक लाइक सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र एंड वंशनु चरित्र। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक पॉइंट है कि व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुराण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन, एक पॉइंट आपके सामने बन रहा है कि, या फिर जो है आपके सामने 5 कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और पूछेगा कि इसमें से जो है कौन से कैसे इसमें अगर हम जो पुराण के जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें अगर आप बात करते हैं सर्ग की, प्रतिसर्ग की, आर द नेचुरल क्रिएशन एंड रिनोवेशन। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ, जो सर्ग है, जो प्रतिसर्ग है, ये क्या है? नेचुरल क्रिएशन है एंड रिनोवेशन। वंश का मतलब ये जो वन आप लोग हम लोगों ने सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र एंड वंशनु चरित्र की बात की, तो इसमें जो सर्ग की हम बात करें, जो प्रतिसर्ग की बात करें, वो नेचुरल क्रिएशन है और रिनोवेशन एंड रिनोवेशन। वंश की जब हम बात करेंगे, ये जो वंश शब्द यहाँ लिखा है वो मीन्स द हिस्ट्री ऑफ द सेज एंड गॉड। ठीक, इस वंश का मतलब जो है जो सेज है, जो ऋषि मुनि है, उनका इतिहास एंड भगवान के इतिहास की हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ सेज एंड गॉड। वहीं जब हम मनवंत्र की बात करें, मनवंत्र इज मेड फॉर द पीरियड ऑफ डिफरेंट मानुष स्टेट। मनवंत्र, ये जो हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं पुराण के, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जहां से फिल्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मनवंत्र की अगर हम बात करें, इज मीन्ड फॉर द पीरियड ऑफ डिफरेंट मानुस एंड वंशनु चरित्र मीन्स जीनियोलॉजी ऑफ किंग्स। तो यहाँ से जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सामने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है पुराण के, उनका मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वंश जो पुराण का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका मतलब क्या है? मनवंत्र का मतलब क्या है? मनवंत्र का मतलब है पीरियड ऑफ डिफरेंट मानुस। वहीं वंशनु चरित्र की हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है जीनियोलॉजी ऑफ किंग्स। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। पंचजन suggested 5 specific tribes whose eponymous ancestors were the founders of the clans, namely Yadu, Durvasa, Droha, Anu and Puru। अब देखिए पंचजन क्या सजेस्ट कर रहे हैं? पंचजन सजेस्टेड 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स। वो 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स कौन कौन से सजेस्ट किए गए? यदु, दुर्वासा, द्रोहा, अनु एंड पुरु। अब चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। वार ऑफ 10 किंग्स जो लिखा हुआ है, यहाँ से भी प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
There is an ancient story mentioned in the Rig Ved called 10 राजन्य और वार ऑफ द किंग्स। ठीक है, यहाँ देखिए एक स्टोरी है ऋग्वेद में मेंशन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा वो वार ऑफ 10 किंग्स के बारे में किस वेद में मेंशन किया गया। 4 वेद सामने रख देगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बच्चों ऋग्वेद में जो है वार ऑफ 10 किंग्स या फिर 10 राजन्य युद्ध जो है मेंशन किया गया है। लॉन्ग बिफोर रामायण देयर लिव्ड अ डिसेंडेंट ऑफ इंडियाज eponymous king Bharat named Sudas. Just wait. The greatest achievement of Sudas was his thumping victory over a confederacy of 10 kings. अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। जितनी भी पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, हर एक पॉइंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेनी हाइम्स ऑफ ऋग्वेद, many hymns of Rigved were composed by women and they were called ब्रह्मवादिनी। अब देखिए जो ऋग्वेद में हाइम्स को कंपोज किया गया था, जहाँ स्त्रियों की तरह जो है ऋग्वेद, जिन स्त्रियों के द्वारा ऋग्वेद में हाइम्स को कंपोज किया गया था उनको क्या क्या, उन स्त्रियों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। बच्चों क्या कहा जाता था, ब्रह्मवादिनी। अब अगला पॉइंट देखें, द प्रोमिनेंट एमंगस्ट। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ फेमस जो ब्रह्मवादिनी है उनका नाम हम देखेंगे। जस्ट वेट। तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में जो स्त्रोतों को कंपोज, जिन स्त्रियों के द्वारा स्त्रोत को कंपोज किया गया था उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया था। अब वो जो कुछ जो प्रोमिनेंट जो इम्पोर्टेंट ब्रह्मवादिनी है या फिर जो है जो वुमेन्स जिनके द्वारा ऋग्वेद में हाइम्स को कंपोज किया गया था उनके कुछ नाम देख लेते हैं हम लोग। लोपामुद्रा, विश्वारा, सिक्ता, जस्ट वेट, लोपामुद्रा, विश्वारा, सिक्ता, निवावरी, घोषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घोषा, निवावरी, सिक्ता, विश्वारा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, निवावरी, घोषा। ये 5 जो है कुछ प्रोमिनेंट वुमेन्स हैं जिनके द्वारा ऋग्वेद में हाइम्स को कंपोज किया गया था। अब हम देखते हैं लोपामुद्रा के बारे में पूछता है कि ये लोपामुद्रा कौन है। सेज अगस्त्य, वाइफ ऑफ अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि की जो है वाइफ थी लोपामुद्रा, जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ हाइम्स को कंपोज किया था। हु वाज लोपामुद्रा? लोपामुद्रा वाज द वाइफ ऑफ द सेज अगस्त। ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, लोपामुद्रा वाज द वाइफ ऑफ सेज अगस्त। अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम प्रीलिम्स से क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फिर से जो है हम थोड़ी देर के बाद जिसकी तरफ वापस आएंगे। फैमिली और कुल वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी। तो फैमिली या फिर कुल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऋग्वेदिक सोसाइटी की। फैमिली या फिर कुल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऋग्वेदिक सोसाइटी की। गृह वर्ड इज यूज्ड फॉर फैमिली। गृह शब्द जो है परिवार के लिए ही यूज किया गया है। फैमिली या फिर कुल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी का, ऋग्वेदिक सोसाइटी का। ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, फैमिली या फिर कुल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है ऋग्वेदिक सोसाइटी का। गृह शब्द जो है आपको देखने को मिलेगा और आप सभी लोगों को पता भी होगा गृह, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। गृह वर्ड इज यूज्ड फॉर फैमिली। ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या ऋग्वेदिक सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो हाँ बच्चों ऋग्वेदिक सोसाइटी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। इट इज नोन फ्रॉम वरुण सूक्त दैट अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सूक्त से जो हमें पता चलता है कि फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। तो वरुण सूक्त से जो है हम यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी जो डीप स्टडी हमें करनी है थियोरेटिकल पार्ट का, वो जो है ये हमारा जैसे ही वैदिक एज खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा थियोरेटिकल पार्ट शुरू होगा बच्चों।
चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, फादर किस सूक्त में लिखा हुआ है कि फादर कैन सेल हिज चाइल्ड, तो वरुण सूक्त में लिखा हुआ है फादर कैन सेल हिज चाइल्ड, ठीक है। और ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है क्या थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। ऋग्वेद में गृह शब्द का मतलब होता है परिवार। ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो है फैमिली और कुल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट था। The word yav mentioned in Rigved is used for the food grain barley. अब देखिए बच्चों, यव शब्द का इस्तेमाल कह रहा है कि ऋग्वेद में जो है यव शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस यव का मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि इस यव का मतलब क्या होता है, यहाँ बार्ले यानी कि जौ की हम बात करें। देखिए क्या कह रहा है, ऋग्वेद में जो है यव शब्द मेंशन किया गया है। तो कह रहा है ये बताइए, ये जो यव शब्द ऋग्वेद में मेंशन किया गया है उसका मतलब क्या है। ये जो बार्ले लिखा है, बार्ले यानी कि हम जौ की बात कर रहे हैं। बार्ले यानी कि जौ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, जो गोल्ड नेकलेस है, गोल्ड नेकलेस को क्या कहा जाता था, गोल्ड नेकलेस को निष्क कहा जाता था। गोल्ड नेकलेस को क्या कहा जाता था बच्चों, निष्क कहा जाता था। एक चार्ट हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो है कुछ वर्ड्स थी जिनका मतलब आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ जो है आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये सभी बातें पता होनी बहुत जरूरी है। नेवी शब्द का मतलब क्या, क्लोथ्स वर वर्न बिलो द वेस्ट, जो वेस्ट के नीचे जो कपड़े पहने जाते हैं उन्हें जो नेवी कहा गया, ठीक। वेस्ट के ऊपर जो कपड़े पहने जाते थे ऋग्वेदिक पीरियड में उसे वसाज कहा गया, ठीक। कारपेंटर को जो है तक्ष कहा गया, कारपेंटर को क्या कहा गया, तक्ष। मेटल वर्कर को कर्मा, मनी लेंडर को वेकनट, एंड बोटमैन को बच्चों अरित्री, अरित्री जो है बोटमैन को कहा गया। अब देखिए, क्लोज बॉर्न बिलो वेस्ट को नीवी कहा गया, क्लोज बॉर्न अबव वेस्ट को वसास कहा गया, कारपेंटर को तक्ष कहा गया, मेटल वर्कर को कर्मा कहा गया, मनी लेंडर को वेकनट कहा गया, बोटमैन को अरित्री कहा गया। बोटमैन को क्या कहा गया, अरित्री कहा गया। चलिए अब हम जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। होप सो ये वाला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, आप लोग जो है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेस्ट के ऊपर जिन कपड़ों को पहना जाता था उसे नेवी, सॉरी, वेस्ट के बिलो जिन कपड़ों को पहना जाता था उन्हें नेवी कहा जाता था, और जिनको वेस्ट के ऊपर जिन कपड़ों को पहना था तो उसको वसास, कारपेंटर को तक्ष, मेटल वर्कर को कर्मा, मनी लेंडर को वेकनट एंड बोटमैन को अरित्री। सॉरी। चलिए अब हम फिल्म के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जिसको हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। क्वेश्चन मैंने जो है स्टार्टिंग में ही आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आई थी कि क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि नचिकेत और यम के बीच का जो डायलॉग है वो किस उपनिषद में मेंशन किया गया है। तो कठो उपनिषद में जो है इस बात को मेंशन किया गया था बच्चों। चलिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। The famous dialogue between Nachiket and Yam is mentioned in which Upanishad? ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठो उपनिषद एंड किनो उपनिषद। ठीक है बच्चों, तो अगर हम एक यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद लिखा हुआ है, अगर हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें जो है हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ये ओरिजिनली जो है कहाँ मेंशन किया गया है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ही मेंशन किया गया। इस तमसो माँ ज्योतिर्गम्य जिसके बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन किया गया उसका मतलब होता है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो नचिकेत और यम से जुड़ा हुआ था कि ये डायलॉग नचिकेत और यम के बीच का किस उपनिषद में मेंशन किया गया, तो कठो उपनिषद में जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है।
कठोपनिषद क्या है? ये इज अ स्टोरी ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन यम यानी कि लॉर्ड ऑफ डेथ नचिकेत, जो कि एक 12 साल का बच्चा 12 years ओल्ड बॉय था। इसने जो है अपना घर छोड़ दिया। किस चीज के लिए, क्यों छोड़ा? इस चीज को, किस चीज की खोज में कि मृत्यु और मृत्यु के बाद में, मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन ऑफ द उपनिषद कॉल्ड कथा उपनिषद और कठोपनिषद। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। Just wait for a few seconds. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। नचिकेत द लीजेंड फाइंड्स मेंशन। नचिकेत के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? तो अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 में देखा था और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो नचिकेत के बारे में कठोपनिषद में मेंशन किया गया है, जो कि आप कह सकते हैं एक इस यहाँ पे जो है नचिकेत, और इस कठोपनिषद में नचिकेत और लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि यम के बीच की कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 626 क्या लिखा हुआ है। The Upanishad king अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ। देखिए क्या कह रहा है, जो अश्वपति राजा हैं उपनिषद पीरियड के, वो जो है रूलर थे कहाँ के? काशी के क्या के, पंचाल के या फिर विदेहा के। तो बच्चों ये किंग अश्वपति जो है राजा थे के क्या के जो है ये राजा थे। द उपनिषद स्टेट दैट सम क्षत्रिय किंग्स हु वर ग्रेट स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स आल्सो इम्पार्टेड नॉलेज टू ब्राह्मण्स। अब देख सकते हैं कि उपनिषद में क्या मेंशन किया गया कि कुछ क्षत्रिय राजा थे जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, फिलोसफर्स थे, इनके द्वारा भी ज्ञान दिया गया था ब्राह्मण्स को। सम ऑफ देम आर, वो कौन कौन से राजा थे? किंग जनक और विदेहा के राजा जनक, किंग प्रभंज बलि ऑफ पंचाल, किंग अश्वपति ऑफ केकेया एंड किंग अजातशत्रु ऑफ काशी। ये 4 राजा थे जो क्षत्रिय किंग्स थे, जिनके द्वारा ब्राह्मण्स को नॉलेज दिया गया था, इम्पार्ट किया गया था। Ashwapati was a Kshatriya king. He was well known as a learned teacher of the age. The Kekia kingdom was situated on the bank of river Vyas. अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके सामने है कि जो केकिया किंगडम है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? ब्यास नदी के किनारे ये सिचुएटेड था बच्चों। ईस्ट ऑफ द गांधार किंगडम किंग अश्वपति रूल्ड केकिया व्हेन जनक वाज द किंग ऑफ विदेहा। यहाँ हम लोग ने देख लिया किंग अश्वपति जो उपनिषद पीरियड में एक क्षत्रिय किंग थे, ये राजा थे केकेया के। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर? तो हम लोगों ने शुरू में ही इसके बारे में पढ़ा था। अब देखिए हम लोगों ने चारों, ये जो 4 हमारे पास लिखा हुआ है, वैदिक संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यक, उपनिषद, ABCD, चारों ऑप्शन में इन्हीं को जो है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके लिखा गया है। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि जो वेद है वो 4 हिस्सों में 4 पार्ट्स और 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। करेक्ट ऑर्डर क्या था बच्चों? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संहितास। पहला हम लोगों ने संहिता पढ़ा था, दूसरा ब्राह्मण पढ़ा था, ब्राह्मण्स, तीसरा हम लोगों ने अरण्यक के पढ़ा था, और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों उपनिषद। उपनिषद, ये 4 नाम हम लोगों ने पढ़े थे, 4 पार्ट पढ़े थे कि हर वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को जो है इन 4 हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 सेक्शन में, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, जो संहिता है, ये जो आप लोगों के सामने जो पहला ऑप्शन लिखा है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, यही करेक्ट ऑर्डर है। जब हम बात करते हैं संहिता की और ब्राह्मण की, यानी कि संहितास एंड ब्राह्मण की जब हम बात करते हैं, ये जो है कर्मकांड, वेद का जो कर्मकांड सेगमेंट है,
वेद का जो कर्म कांड सेगमेंट है बच्चों, उसको ये फॉर्म करता है। संहिता और ब्राह्मण मिल करके वेदास के कर्म कांड सेगमेंट को फॉर्म करते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं आरण्यक या उपनिषद की, ये जो है आरण्यक और उपनिषद जो है बच्चों, ज्ञान ज्ञान कांड को फॉर्म करते हैं। ठीक, दे एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितने पार्ट में किस ऑर्डर में जो है डिवाइड किया गया। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। संहितास एंड ब्राह्मण टुगेदर फॉर्म द कर्म कांड सेगमेंट ऑफ वेदास। वही जब हम बात करते हैं आरण्यक एंड उपनिषद की, ये जो है ज्ञान कांड सेगमेंट ऑफ वेदास को फॉर्म करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। The river mentioned most in the early Vedic literature। किस रिवर के बारे में सबसे ज्यादा अर्ली वैदिक लिटरेचर में मेंशन किया गया है? सिंधु, शुतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा। तो सिंधु रिवर के बारे में सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ड्यूरिंग द Vedic Ved, that is why it was mentioned most of the times in the ऋग्वेद में जो है मोस्ट सबसे ज्यादा बार जो है सिंधु रिवर के बारे में मेंशन किया गया है। सिंधु रिवर ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाज कॉल्ड एज हिरण्यनी कहा गया, एंड इट्स प्लेस ऑफ टर्मिनेशन रिफर्ड टू एज अ पेरावत विच मीन्स अरेबियन सी। सरस्वती रिवर को जो है मोस्ट प्योर रिवर जो है कंसिडर किया गया है। ठीक, और इस सरस्वती रिवर को जो है क्या कहा जाता था? नदीतमा कहा जाता था बच्चों। तो हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी के बारे में मेंशन किया गया है। और सबसे ज्यादा पवित्र या फिर आपके सबसे ज्यादा प्योर रिवर जो है किसको कहा गया है? सबसे ज्यादा पवित्र रिवर जो है सरस्वती रिवर को कहा गया है, और यही कारण है कि सरस्वती नदी को नदीतमा कहा जाता था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ध्यान रखिए बच्चों, मैंने जब फर्स्ट सेशन लिया था वैदिक एज का, तो वहां पे कुछ नदियों के बारे में आप लोगों के सामने बताया था। हम लोगों ने एक चार्ट डिस्कस किया था। एक तरफ एंशिएंट नेम लिखा हुआ था रिवर्स का, दूसरी तरफ मॉडर्न नेम। हम लोगों ने अस्कनी पढ़ा था। अस्कनी जो है चेनाब का ही प्राचीन नाम है। वहीं जब हम बात करते हैं, ये जो ब्यास लिखा हुआ है, ब्यास को विपाशा कहा जाता था। ब्यास को विपाशा। रवि की हम बात करें, जो रवि नदी का नाम लिखा हुआ है, रवि जो है इसको परुशनी कहा जाता था बच्चों, परुशनी कहा जाता था। वहीं झेलम की जब हम बात करते हैं, तो झेलम को वितस्ता, झेलम को क्या कहा जाता था? वितस्ता कहा जाता था। तो हम लोगों ने क्या देखा? अस्कनी जो है चेनाब का एंशिएंट नेम है। वहीं व्यास जो है विपाशा का विपाशा जो है व्यास का एंशिएंट नेम है। परुशनी रवि नदी का एंशिएंट नेम। वहीं वितस्ता तो है झेलम का एंशिएंट नेम है। चलिए एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि अस्कनी जो है चेनाब का ही नाम है। ठीक, वैदिक रिवर अस्कनी इज आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट डे रिवर नेम्ड चेनाब, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज चंद्रभाग। द रिवर चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम टंडी इन लाहौल स्पीति टू। देखिए इसके बारे में हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पे जो हम डिस्कस करेंगे। टू राइवल्स नेमली चंद्र एंड भाग मीट टू फॉर्म दिस रिवर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following rivers mentioned in the Rigved indicates the relation of Aryans and Afghanistan? अब देखिए क्या कह रहा, इसमें से वो कौन से रिवर्स हैं जो ऋग्वेद में मेंशन किए गए हैं जो बताते हैं कि आर्यंस और अफगानिस्तान के बीच में जो है रिलेशन था? तो कुभा और क्रमु की हम बात करते हैं बच्चों। जो ये कुभा देख रहे हैं आप, ये मॉडर्न डे में जो है इसको काबुल कहा जाता था, काबुल कहा जाता है। वहीं जब हम क्रुमु की बात कर रहे हैं, क्रुमु या फिर क्रमु जो लिखा हुआ है मॉडर्न डे में, इसको कुर्रम कहा जाता है। तो कुभा और क्रमु जो लिखा हुआ है, इन रिवर्स के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, जो इंडिकेट करता रिलेशन ऑफ आर्यंस एंड अफगानिस्तान।
Rivers mentioned in Rigved, namely Kubha, Kabul, Kramu, Kurram, Gomti, Gomal, Suvastu, Swat, were flowing through Afghanistan, which indicates that there were deep relation of Aryans with the country. ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, जो कुबा है, जो क्रमू है, जो यहाँ पे आपके सामने गोमती यानी कि गोमल की हम बात करें, सुवस्तु यानी कि श्वेत की हम बात करें, ये फ्लो करते थे थ्रू अफगानिस्तान, विच इंडिकेट्स दैट देयर वेयर deep relation with Aryans with the deep relations of Aryans with the country. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो कुबा नदी है ये कहाँ लोकेटेड है, तो अभी हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ा इसके बारे में। अफगानिस्तान में लोकेटेड है बच्चों, ये कहाँ लोकेटेड है, अफगानिस्तान में लोकेटेड है। वैदिक रिवर कुबा वॉज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, वैदिक रिवर्स एक लिखा हुआ है, एक तरफ मॉडर्न नेम लिखा हुआ है, कुभा, परुसनी, सदानीरा एंड शुतुदरी। ठीक है, और यहाँ देखिए आपके सामने मॉडर्न नेम लिखा हुआ है, गंडक, काबुल, रवि एंड सतलज। गंडक, काबुल, रवि एंड सतलज। अगर आप बात करते हैं कुभा, तो कुभा का जो है मॉडर्न नेम काबुल है बच्चों। कुबा का मॉडर्न नेम क्या है, काबुल। वही जब हम बात करते हैं परुशनी का मॉडर्न नेम क्या है, रवि है। वहीं जब हम सदा नीरा की हम बात करते हैं, सदा नीरा का मॉडर्न नेम गंडक है। गंडक इज द मॉडर्न नेम ऑफ सदा नीरा। वहीं शुतुदरी की हम बात करते हैं, शुतुदरी जो है मॉडर्न, शुतुदरी का जो मॉडर्न नेम है वो क्या है, सतलज है। ठीक है बच्चों, सतलज जो है मॉडर्न नेम है शुतुदरी का। चलिए हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। कुबा का मॉडर्न नेम क्या है, काबुल। वहीं जब हम बात कर रहे हैं परुशनी का जो है मॉडर्न नेम क्या है बच्चों, रवि। ध्यान रखिएगा, यानी कि ए का 2, बी का 3। वहीं जब हम बात करते हैं सदा नीरा का मॉडर्न नेम है गंडक, यानी कि सी का 1 एंड ये शुतुदरी की हम बात कर रहे हैं, इसका जो मॉडर्न नेम है बच्चों वो क्या है, ये सतलज, यानी कि डी का 4, 2, 3, 1, 4। चलिए हम देखते हैं 2, 3, 1, 4 हमारे पास कहाँ है ऑप्शन में। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही मैच कर रहा है, 2, 3, 1, 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम महानदी वॉज। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ हमारे सामने, कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, नन ऑफ दिस। अब देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस का है तो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस में रिपीट नहीं हो सकता है ये कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। प्रीलिम से क्वेश्चन हमारे आप कह सकते हैं जो कमिंग एग्जाम्स है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वॉज चित्रोत्पाल। The Bhism festival of Mahabharata, the Chitrotpal river is praised as Punyadayini and Sin Vasini. Indian people drank the water of Chitropal, यानी कि हम महानदी की बात करें। This fact is proved by following words of महाभारत। देखिए क्या लिखा है, चित्रोत्पला, चित्रोत्रथाम, मंजुलाम वाहिनी तथा मंदाकिनीम, वैतरणीम, पोषाम चापी, महानदीम। महानदी हैज बीन कॉल्ड चित्रोत्पला गंगा इन द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। ध्यान रखिएगा इसको, तो ई वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसको क्या कहा जाता था बच्चों, इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉज चित्रोत्पला। अगर यहाँ पे चित्रोत्पला ऑप्शन होता तो हमारा सही आंसर होता। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देख सकते हैं यूपीएससी प्री 1994 का ये क्वेश्चन है बच्चों।
विच आर द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। तो क्या कह रहा, पोस्ट वैदिक पीरियड जो है यहाँ पे कौन सा कस्टम इमर्ज हुआ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, एंड डी लिखा हुआ है इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो देखिए बच्चों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो ए और सी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ ऑप्शंस दोनों कस्टम जो है इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देखते हैं क्या लिखा है। According to ancient Hindu scripture, during post-Vedic period, Hindu tradition recognized 4 stages or ashrams in human life, namely brahmacharya, grihastha,